अब हम बात करते हैं वेटिंग लिस्ट कंसर्न के ऊपर कि जिन लोगों का जो वेटिंग लिस्ट को लेकर के कंसर्न है, तो यहाँ पे कुछ एक बातें हैं जो एसएससी ने अपनी साइट पे डाली हुई है, जिससे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी क्रिएट हो रहा है। सबसे पहली बात है कि जो एसएससी ने सूची जारी की है, उसमें उन्होंने लिखा है लिस्ट 1। अब ये पहली बार ऐसा हुआ है। मैं अगर आपको एक प्रयास करूं दिखाने का, तो नहीं, फोटो जी कोई कैंडिडेट पूछ रहा है अभिषेक जी की फोटो पुराना वाला ही ले जाना है या आप नया ले सकते हैं? अभी आप पुराना फोटो को भूल जाइए, आप नया फोटो लेके जा सकते हैं। अरे नई नौकरी है, नया फोन लेके जाइए, जाओ यार। बढ़िया नया फोटो, सुंदर टाई वाई बांध करके और बढ़िया कोट वोट पहन के, बढ़िया बिल्कुल आप अभी एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर बन गए हैं, तो बढ़िया तरीके से उस स्टेटस का फोटो खिंचाइए। अभी भी क्या स्टूडेंट वाला फोटो लेके जाएंगे? हाँ, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। टू बी ऑन लाइटर नोट, हाँ अभी हम कहाँ थे? हम अभी बात कर रहे थे कि एसएससी के द्वारा जो है, जी देखिए, अगर देखिए आप लोग, अगर मैं आपको यहाँ पे मार्क करूं, तो आप देखिए थोड़ा सा, अगर मैं जेएसटी पेज पे, जेएसटी टैब पे क्लिक कीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा अगर मैं, हाँ चलिए बढ़िया, ये हो गया। और थोड़ा सा, हाँ अब आप देखिए यहाँ पे कि इधर लिस्ट वन जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर जेटी एसएसटी एग्जामिनेशन 2022, लिस्ट 1 ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड इन द फाइनल रिजल्ट। अब ये लिस्ट 1 का मतलब क्या हुआ, है ना? लिस्ट 1 का मतलब हुआ कि देयर विल बी सम अदर लिस्ट 2, हो सकता है, इसकी संभावना है। मैं शुरुआत से ये बात कह रहा हूं कि इस बार के एग्जाम में पूरी संभावना है कि एक संभावित मीटिंग लिस्ट हो सके, जारी हो जाए। पर इसको मतलब ये ऐसा नहीं कि इसको देख करके आप बहुत ज्यादा आशान्वित हो जाए, या इस बात को लेकर के आप बिल्कुल एक मन में ये बना ले कि नहीं जारी ही होगी। या हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अभी मेरी संतोष जी से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि बाकी जो एग्जाम्स होते हैं उसमें लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 मिलता है सीजीएल वगैरह में। तो हो सकता है कि जो डीलिंग हैंड होंगे वो करे हुए उन्होंने लिस्ट 1 कर दिया होगा। तो ये एक बात उन्होंने कही, पर पता नहीं, मुझे ऐसा हमेशा सरकारी एजेंसियों में बहुत भरोसा रहता है, और मुझे लगता है कि इस तरह की गलती शायद कमीशन ना करे जब वह प्रोमुलगेट कर रही है इस रिजल्ट को। और अगर उन्होंने यहाँ लिस्ट 1 लिखा है तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य रहा होगा। यूं ही लिस्ट 1 लिख दिया हो ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो एक यह संभावना है जो इन्होंने लिस्ट 1 लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं तो हाँ, इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं तो आप देखें कि इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। मतलब ये तो ठीक है, चलिए कि लिस्ट 1 है तो लिस्ट 2 आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। पर हम अपने एंड से जिन लोगों को ऐसा लगता है, क्योंकि अगर आप देखें जो राइटअप दिया है एसएससी ने, एसएससी का राइटअप है, उस राइटअप में एसएससी ने साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि किसी भी कैंडिडेट को ऐसा लगता है रिजल्ट आने के बाद, जब आपके मार्क्स 17 तारीख को जब डिक्लेयर हो जाएंगे, तो मार्च 17 फरवरी को डिक्लेयर होने के बाद जिन लोगों को लगता है कि फाइनल कट ऑफ जो है, उस फाइनल कट ऑफ से आपके मार्क्स ज्यादा हैं और फिर भी आपका लिस्ट में नाम नहीं है, यानी कुछ न कुछ कारण की वजह से आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट किया गया है, तो आप अपने रेस्पेक्टिव जो आपका रीजनल ऑफिस, वहां पे आप अपनी रिप्रेजेंटेशन 1 महीने के अंदर में, 1 महीने या शायद 2 महीने टाइम दिया हुआ है, तो उसमें आप अपनी रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं। 2 महीने का सर जी, 2 महीने का, बिल्कुल 2 महीने टाइम दिया हुआ है, तो उसमें आप अपनी रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं। तो यह भी एक बहुत अच्छी बात है। तो ये दो बातें, इस बात मतलब दोनों ही मुद्दे हैं जो इस चीज की तरफ इंगित कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो एक छोटी सी, मतलब मैं कह सकता हूँ हल्की सी एक आशा की किरण उन लोगों के लिए भी है जिनका प्री में 140, 150, 160 मार्क्स थे और जिनको लग रहा है कि उनका मेंस अच्छा गया था। तो आप लोगों को बहुत ज्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके लिए हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा संतोष जी प्रकाश डालेंगे कि आरटीआई के माध्यम से, या जैसा कि आपने कहा था डीजी पोर्टल के माध्यम से, तो हम कैसे एक रिक्वेस्ट कमीशन से कर सकते हैं। क्योंकि एट आर एंड कैन रिक्वेस्ट टू कमीशन कि हाँ इस तरीके से कुछ अगर कमीशन कदम उठाए तो शायद बाकी लोगों को भी फायदा हो जाए।
तो मैं संतोष जी को बिल्कुल आग्रह करूंगा कि वह इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। संतोष जी। जी अभिषेक जी, देखिए अभिषेक जी, पहले तो मैं थोड़ी सी भूमिका के बारे में मैं बताऊंगा कि बहुत सारे कैंडिडेट काफी आश्चर्यचकित हैं कि प्री में 160 मार्क्स था, 155 मार्क्स था, 145 मार्क्स था, फिर भी मेरा मेंस में नहीं हुआ। क्या 100 मार्क्स भी हम सेकेंड पेपर में नहीं आ सकते थे? एक चीज मैं जो समझ पा रहा हूँ, ये बिल्कुल प्योरली मेरा इंटरप्रिटेशन है, मैं ये इंटरप्रेट कर पा रहा हूँ कि चूंकि वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा थे, तो कहीं ना कहीं कमीशन के पास भी यह प्रेशर रहा है कि हम मेरिट को कैसे मैनेज करें। कट ऑफ हाई ले जा सकते थे और कट ऑफ को डाउन भी किया जा सकता था। अच्छा, दूसरी बात की इवेल्युएशन की बात है, तो आप सभी लोग एज ए इवेल्युएटर अगर किसी ऐसे या किसी छोटे भाई बहन का अगर कॉपी आप लेकर के जांच कीजिएगा स्कूल मार्क्स का, तब भी आपके ऊपर एक लिबर्टी होती है कि 10 मार्क्स एक क्वेश्चन है, तो आप 8 नंबर दें या 7 नंबर दें या 6 नंबर दें या 10 नंबर दें या 9 नंबर दें, ये आपके पास एक लिबर्टी होती है। और उसके आधार पर अगर मान लीजिए कोई एवोल्यूशन, बिल्कुल आपको एक इंस्ट्रक्शन है कि हाँ स्ट्रिक्टली एवोल्यूशन करना है, ऐसे केस में आप मार्क्स कम देंगे, जिसका खामियाजा ये हो सकता है कि ओवरऑल जो मार्क्स रहेगा वो कम हो जाएगा। और शायद ऐसा ही कुछ हुआ है जिसकी वजह से मार्क्स आपका कम रहा होगा सेकंड पेपर में, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसे अभ्यर्थियों से लिए मैं कि उनकी अच्छा, एक तो ये जानकारी ये हो गया कि आपको मार्क्स कहाँ पे कम हुए। इसका फायदा ये होगा कि अगर आपको इम्प्रूव करना है कि अगर मेरा ट्रांसलेशन पोर्शन में मेरा गलती है, इंग्लिश टू इंग्लिश में गलती है या हिंदी टू इंग्लिश में गलती है या किसी ऐसे गलती है या ऐसे में कमी है, कैसे इम्प्रूव किया जाए, तो अपनी गलती सुधारने के लिए आपके पास होना चाहिए आपका आंसर शीट। तो आंसर शीट कैसे प्राप्त करें, उसके लिए सिंपल सी बात है, RTI ऑनलाइन, गवर्नमेंट का वेबसाइट RTIonline.gov.in, उस वेबसाइट पे जाइए, वहां पे सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक कीजिए। सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक कीजिए, राइट साइड में एक सर्च बॉक्स टाइप का मिलेगा, उसमें स्टाफ टाइप कीजिएगा, केवल स्टाफ टाइप कीजिएगा तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हर एक रीजन का नाम दिखाई देगा और SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन -HQ भी दिखाई देगा। तो चूंकि आंसर सीट जो है HQ से मिलेगा आपको, तो आप HQ सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद अपना पर्टिकुलर सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद एक बॉक्स होगा, उस बॉक्स में आपको कुछ वर्ड टाइप करने हैं। आपको ये स्क्रीन पर है सैंपल, एक मैंने फॉर्मेट प्रिपेयर किया है, आप इसको टाइप कर सकते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। इट इज रिक्वेस्टेड दैट फॉलोइंग may please be provided under RTI Act 2005 regarding junior Hindi translator, junior translator and senior Hindi translator examination 22 and रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर आप अपना लिख दीजिएगा। वहां पे आपको क्या क्या चाहिए, 3 इंफॉर्मेशन, इससे 2 चीजें हो जाएंगी। एक तो आपका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ सेकेंड लिस्ट, अगर SSC के पास ऐसा कुछ प्लान है तो SSC द्वारा बताया जा सकता है कि हाँ, अगर प्लान नहीं है तो भी क्लियर हो जाएगा कि देयर इज नो प्लान, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग कि आपको सॉफ्ट कॉपी मांगनी है, हार्ड कॉपी नहीं मांगनी है। हार्ड कॉपी आप मांगिएगा तो हार्ड कॉपी में फिर आपके पास एक चिट्ठी आएगा या ईमेल आएगा कि आपको इतने रुपए DD या इतने रुपए का ऑनलाइन पे करने हैं आपको हार्ड कॉपी के लिए। इसलिए कि इस RTI के तहत आप RTI पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जब आपको किसी कार्यालय से अटेस्टेड कॉपी चाहिए होता है, हार्ड कॉपी चाहिए होता है, तो उसके लिए अलग से भुगतान करनी होती है। तो आप सॉफ्ट कॉपी लिखिए, सॉफ्ट कॉपी ऑफ माय एवैल्यूएटेड आंसर शीट फॉर टायर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर हेल्ड ऑन 11 दिसंबर 2022। अब इतना लिख करके आप सबमिट कीजिए। 10 रुपया पे करना है, आप UPI से भी पे कर सकते हैं। इसके बाद आपके पोस्टल एड्रेस पे भी भेज सकते हैं अथवा आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपको आपका आंसर शीट मिल जाएगा। उसे आपको पता चल जाएगा, आप सेल्फ एवेल्युएट कराएंगे कि कहाँ गलती है और स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है और हमें फ्यूचर में किन पॉइंट्स पे हमें काम करना है। ये तो हो गई बात आपको आंसर शीट कैसे मंगाना है, क्लियर। अच्छा, दूसरी बात की अपील करना है। दोनों 2 चीजें हैं, आप लोग ध्यान रखिए, दोनों 2 चीजें हैं। एक RTI है आपको आंसर शीट मंगाने के लिए और दूसरा
एक अपील के लिए मैं सभी अभ्यर्थियों से से रिक्वेस्ट करूंगा और आपसे मैं एक गुजारिश करूंगा कि आप लोग पीजी पोर्टल सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पोर्टल है पब्लिक ग्रीवांसेस के लिए, उस पे आप लोग अपील कर सकते हैं एसएसजी को। क्या अपील करना है? आप पीजी पोर्टल की वेबसाइट पे जा सकते हैं। अभिषेक जी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं क्या प्लीज, अगर पॉसिबल है तो? जी बिल्कुल। ठीक है, कोई बात नहीं, शायद जी बिल्कुल 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 कर सकते हैं, बस 1 मिनट मुझे समय। हाँ हाँ सबसे नीचे वाला है पीजी पोर्टल। हाँ, पीजी पोर्टल और सीपी ग्राम्स एक ही चीज है। देखिए, इसमें आपको सबसे पहले आपको एक आईडी पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है। एक बार आपने आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लिए, उसके बाद इसमें लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद आपको अभिषेक जी मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूं, आगे वाला पोर्शन में लॉगिन करके मैं दिखा सकता हूं। देखिए, इस वेबसाइट में आप जाने के बाद, लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। आप स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? जी यस सर, देख पा रहा हूँ। हाँ, ठीक है। पीजी पोर्टल पे लॉगिन जब कर लेंगे तो ऐसे आपको इंटरफेस दिखाई देगा, लॉज पब्लिक ग्रीवांस। आप उस पर क्लिक कीजिए, एक चेक बॉक्स आएगा नीचे, चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिए, सबमिट कीजिए। उसके बाद डिपार्टमेंट्स की लिस्ट आ जाएंगे, इतने सारे डिपार्टमेंट्स की लिस्ट आएंगे। उसमें आपको पर्सनल ट्रेनिंग पे क्लिक करना है, पर्सनल ट्रेनिंग, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको सेलेक्ट करना है, सिलेक्ट मेन कैटेगरी। आप पर्सनल ट्रेनिंग में आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सेलेक्ट करना है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद नेक्स्ट लेवल, ये किससे रिलेटेड है, आपका जो शिकायत है या रिक्वेस्ट है वो किससे रिलेटेड है। एडमिट कार्ड, एलिगेशन ऑफ करप्शन, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, डिले इन रिजल्ट्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इतने सारे हैं। उसमें आपका जो कंसर्न है, आई थिंक रिव्यू ऑफ रिजल्ट्स से रिलेटेड है, या इसके अलावा आपको अगर इसमें पॉइंट में लग रहा है कि हाँ आपका और कोई पॉइंट आपसे रिलेवेंट हो सकता है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज लास्ट में एक ऑप्शन अदर्स पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरा सुझाव रहेगा रिव्यू ऑफ रिजल्ट्स पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। इंटर नेम ऑफ एप्लीकेंट, अपना नाम डालिए, रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, सिलेक्ट नेम ऑफ एग्जाम, यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जेएसटी का, जेटीयू का पेपर सिलेक्ट कीजिए, ईयर ऑफ एग्जामिनेशन 2022, अपना रोल नंबर डालिए। रोल नंबर डालने के बाद नीचे आप देखिए एक बॉक्स होगा, बॉक्स में ग्रीवांस टाइप करना है। अब टाइप करते समय दिक्कत ये होता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कि आपका सेमीकोलन नहीं होना चाहिए, ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स एक्सेप्टेड हैं, कुछ नहीं है। उसके लिए सुझाव मेरा ये रहेगा कि इसमें केवल एक लाइन लिखिए कि प्लीज सी द अटैचमेंट या माय रिक्वेस्ट इज अटैच्ड, ऐसा करके, और नीचे जो है चूज फाइल क्लिक कीजिए और आप एक पीडीएफ फाइल, जो मैं मैटर बताऊंगा अभी, वो मैटर आप मॉडिफाई करके या सेम मैटर आप पीडीएफ फाइल इसमें अटैच कर दीजिए। ये ध्यान रखिए, जरूरी नहीं है कि जो पीडीएफ फाइल है आपका साइन होना चाहिए, उसमें सिग्नेचर होना चाहिए, इसलिए कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन
पे डिजिटल सिग्नेचर, दिस इज एज योर डिजिटल सिग्नेचर। अब मैटर क्या है, मैटर अभिषेक जी आपको दिखा देंगे। क्लियर अभिषेक जी? जी आप अपना स्क्रीन शेयर ऑफ कर लीजिए जी। कर दिया, कर दिया। ठीक है, आप लोगों को दिख रही है स्क्रीन? यस सर। जी, तो जैसा अभी बताया संतोष जी ने रिगार्डिंग रिजर्व पैनल, जो भी लोग ये चाहते हैं कि एक वेटिंग लिस्ट जारी की जाए, तो लिस्ट 1 जारी किया गया है, ऐसा उसमें दिया गया है। तो आरटीआई डाल के आप पूछें कि भाई लिस्ट 2 कब तक आएगी, और उसके साथ पीजी पोर्टल पर यह इस तरीके का एक यहाँ पे राइटअप है, आप देख लीजिए, और इसको मैं शेयर भी कर दूंगा, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। रिस्पेक्टेड सर मैडम, आई एम हम्बली सबमिटिंग द फॉलोइंग फॉर योर काइंड अटेंशन एंड नेसेसरी एक्शन प्लीज। इसमें सारी बातें आप लिख दें, एग्जाम का हुआ था, है ना, ये सारी जो भी कहानी है हमें उनको लिख के बताना पड़ेगा। जैसा कि उन्होंने कहा है कि भाई हम मिशन मोड में वैकेंसीज फिल कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमने इस चीज को मेंशन किया है कि पिछले वैकेंसी के हिसाब से लगभग 20% ऐसे कैंडिडेट्स अवश्य पहुंचते हैं जिनके पास पूरा डॉक्यूमेंट्स इन टाइम नहीं होता है। उनके पास पीजीडीटी होती तो है, लेकिन क्रूशियल डेट के बाद की होती है। उनके पास एम होता तो है, पर क्रूशियल डेट के बाद का होता है, या फिर नहीं होता। वे पेयरिंग होते हैं, लेकिन वो लोग जस्ट टू टेस्ट एग्जाम देते हैं कि एक बार दे के देखते हैं एग्जाम देना कैसा होता है, एंड देन दे गेट इलेक्टेड एंड फाइनली दे आर नॉट सिलेक्टेड बिकॉज दे डोंट हैव द रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट्स विद देम ना, क्रूशियल डेट का डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है करके हर साल ऐसा होता है। तो इसीलिए यह बात इसमें मेंशन किया गया है कि इस चीज को कमीशन वेरीफाई भी कर सकता है, पिछले साल के जो भी डेटा है उनके जरिए कि 20% से ज्यादा कैंडिडेट्स हमेशा जो है वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आउट हो जा रहे हैं। तो अब तक तो उनका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आता था, पर इस बार आ गया। तो जो गवर्नमेंट और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर का मिशन मोड है, उस मिशन मोड को और भी ज्यादा कारगर बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि वैकेंसी ज्यादा फिल हो। और इसके लिए चूंकि अब सारी प्रक्रिया यहाँ पे हो चुकी है, सारा प्रोसेस हो चुका है, केवल एक लिस्ट निकालना बाकी है, इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि एक रिजर्व पैनल यहाँ पे जारी किया जाए। तो इस तरीके का एक राइट जो है, ये राइटअप आप लोग पीजी पोर्टल पे डाल सकते हैं अपने एंड से। तो जब सभी लोग ऐसा रिक्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि कमीशन जो है वह एक रिजर्व लिस्ट, रिजर्व पैनल जल्दी जारी कर दे। इससे क्या होगा कि अधिकांश कम से कम 20% लोगों का भी जारी किया, तो आप मान के चलें कि लगभग 80 से 100 लोगों के और नाम यदि आ जाते हैं, तो बहुत सारे लोग जिनके ग्रीवेंसेज हैं कि मेरा तो बहुत अच्छा गया था और नाम नहीं आया, उनके नाम आ जाने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो यह हो गया। इसके बाद हम लोग एक मैटर और 2 बातें और है जिसको हम देखेंगे। सर एक चीज पूछना था। क्वेश्चन थोड़ा सा रुक ले लेंगे प्लीज, है ना, थोड़ा सा हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम कवर कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन लेंगे, है ना। ठीक है जी, तो यहाँ हमने आपको पीजी पोर्टल के बारे में बता दिया। राइटअप जो है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और नहीं तो आप मैं शेयर भी कर दूंगा जो राइटअप है। ये आप लोग अपना ग्रीवेंसेस जिस प्रकार से ही बताया गया, आप इस प्रकार से अपनी ग्रीवेंसेस डाल दें, है ना, ये बहुत आसान है। ये सर ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। जी, ये ग्रीवेंसेस डाल दें। अब हम बात करते हैं डिपार्टमेंट रिलेटेड क्वेरीज, बहुत सारे लोगों की है कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग को लेकर के। जैसे बहुत सारे लोगों ने अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी अपने पहले ऑप्शन के रूप में सीएसओएल ऑप्ट नहीं किया था। बहुत सारे लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ऑप्ट नहीं किया, सीएसओएल ऑप्ट नहीं किया, उन्होंने सीबीडीटी ऑप्ट किया, उन्होंने सीएजी ऑप्ट किया। क्यों ऐसा उन्होंने ऑप्ट किया? क्योंकि उनको दिल्ली से बाहर पोस्टिंग चाहिए थी, वो चाहते थे कि उनकी जो पोस्टिंग हो वो दिल्ली से बाहर उनको पोस्टिंग मिले। तो अब जब उनको सीएजी अलॉट हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में उनको क्या करना चाहिए या उनके लिए आगे का रास्ता क्या होगा? तो मेजर 4-5 डिपार्टमेंट है इस कैटेगरी में जो आते हैं, जिसमें सीएजी, सीबीडीटी, सीबीआईटी, कैट, एमईए एटसेट्रा, और भी कुछ इस तरह के डिपार्टमेंट है जहां पे कि ऑल ओवर इंडिया पोस्ट है। तो इसमें क्या है कि इसमें आपको इतना परेशान होने की अभी आवश्यकता फिलहाल नहीं है। अभी जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद फिर फाइनल एक लिस्ट आपके डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाएगा। जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास कर जाएंगे और जो फाइनली जिनको ज्वाइन के लिए
बुलाया जाना है। उसके बाद में ये जो डिपार्टमेंट है जिनके पास ऑल ओवर इंडिया पोस्ट है, बहुत ज्यादा इस बात की संभावना है, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि ऐसा होगा ही, पर अब तक जो होता आया है उस हिसाब से ये डिपार्टमेंट जो है अपना एक फिर से प्रीफरेंस के लिए एक फॉर्म, एक लिस्ट आपसे पूछेंगे, या फिर बहुत संभावना ये है कि जब आप डीवी के लिए जा रहे हैं उस समय ही आपसे एक प्रीफरेंस मतलब चॉइस ऑफ पोस्टिंग के हिसाब से आपसे प्रीफरेंस भरवा लिया जाए, और उस डिपार्टमेंट में आपका जो सीनियरिटी होगा, उस डिपार्टमेंट में सीनियरिटी का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि सीएजी में 140 लोग जो सिलेक्ट हुए, 140 144 जो भी पोस्ट थी, जितने लोग सिलेक्ट हुए, तो उसमें भी तो होगा ना 1 से लेकर 144 तक की जो सीनियरिटी होगी, तो उस सीनियरिटी के अनुसार यहाँ पे आपसे हो सकता है कि फॉर्म भरवा लिए जाए, चॉइस पोस्टिंग आपसे ले ली जाए ड्यूरिंग डील, या फिर बाद में ली जाए, लेकिन ली जानी चाहिए, अब तक ऐसा होता आया है। तो इसी आधार पे आप अपना जो चॉइस ऑफ प्लेस पोस्टिंग के लिए कर सकते हैं। दूसरा एक और तरीका ये है कि आप यदि चाहें तो आप डिपार्टमेंट को डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो भी अगर आपका जेन्युइन कोई प्रॉब्लम है या जो भी आपका केस है, तो आप उनको डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं कि सर मेरी वाइफ है अहमदाबाद में, मुझे भी आना है, या वट एवर योर केस में भी, तो आप उस तरीके से अपनी प्लेस ऑफ पोस्टिंग के लिए आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपके पास में है, ठीक है। तीसरा और एक मैटर और एक मुद्दा और अभी चल रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और काफी लोग इसको लेकर के परेशान है कि जिन लोगों को एसटीओ की पोस्ट मिली है, ठीक है, सबसे पहले तो उन सभी लोगों को ढेर सारी बधाई मैं एक बार फिर से देना चाहूंगा जिनको E1, E2 और E3 के पोस्ट मिली, ठीक है, क्योंकि E1, E2, E3 आपको एसटीओ की पोस्ट है, बहुत साल बाद ये 52 पोस्ट आई थी, और जिन लोगों को ये 52 पोस्ट मिली है, सबसे पहले तो उनको ढेर सारी बधाई, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्योंकि अगर मैं आपको थोड़ा सा बात करूं जेटीओ और एसटीओ में क्या फर्क है, तो जेटीओ जो है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से हम बात करें तो लेवल 6 की पोस्ट होती है जेटीओ की, और लेवल 7 की पोस्ट होती है एसटीओ की। एसटीओ की पोस्ट जो है लेवल 7 की पोस्ट होती है। जेटीओ और एसटीओ के यदि हम बेसिक सैलरी में डिफरेंस की बात करें तो लगभग 10,000 रुपये का डिफरेंस तो केवल बेसिक सैलरी में आ जाता है। इसके ऊपर आपका डीए, एचआरए और बाकी सारी चीजें इसके ऊपर आएंगी, वो तो अलग से है। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि सैलरी में भी एक मेजर डिफरेंस है। प्लस आज के डेट में किसी भी डिपार्टमेंट में जो प्रमोशन रूल्स है उसके हिसाब से जेटीओ से एसटीओ बनने के लिए कम से कम 5 साल का, मिनिमम 5 साल का समय चाहिए होता है। मिनिमम 5 इयर्स इज द क्वालिफाइंग सर्विस है जिसमें कि आप जेटीओ से एसटीओ बनेंगे। उसके बाद फिर इट विल डिपेंड अपॉन द वैकेंसीज एंड अदर थिंग्स। तो आप एक बात समझे कि जो लोग एसटीओ मतलब आज के रेट में सिलेक्ट हुए, सबसे पहले तो बात है कि वो अपने काउंटर पार्ट से सीधा 5 साल आगे डायरेक्ट नॉर्मल जो रिक्रूटमेंट रूल्स और प्रमोशन रूल्स के हिसाब से आप 5 साल आगे हैं, पहली तो बात ये है। दूसरी बात यह, अब बात आती है डिपार्टमेंट की, तो इस बात को मैं बिल्कुल इनकार नहीं करूंगा कि कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहां पे प्रमोशन थोड़ी ज्यादा फास्ट है। क्यों? क्योंकि वहां पे वैकेंसी ज्यादा है। जैसे सीएसओएल है, अब सीएसओएल चूंकि पेरेंट कैडर है, अब पेरेंट कैडर है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हर पोस्ट की वैकेंसी, मतलब जेटीओ भी ज्यादा है, एसटीओ ज्यादा है, एडी ज्यादा है, डीडी ज्यादा है, जीडी ज्यादा है, ज्वाइंट डायरेक्टर ज्यादा है, तो मतलब सारे पोस्ट की हैं, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा जो प्रमोशन होता है वह फास्ट होता है। सीएसओ के अलावा कुछ और ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां पे प्रमोशन थोड़ी फास्ट होती है, लेकिन अगर इन 2-3 डिपार्टमेंट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी डिपार्टमेंट में, कहीं तो ज्यादातर डिपार्टमेंट्स में तो मैक्सिमम जो पोस्ट है वो एडी का, असिस्टेंट डायरेक्टर का ही है, कहीं कहीं एडी के बाद में जेडी यानी कि ज्वाइंट डायरेक्टर का पोस्ट है। तो अब जिन जिन लोगों को ये दुविधा आ रही है कि सर मैं एएफएचक्यू में एसटीओ बन के जाने के बाद क्या मैं एसटीओ ही रह जाऊंगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पहली बात तो मैं आपकी ये दुविधा दूर कर दूं कि एएफएचक्यू में यानी कि आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर में, और मतलब जो भी आर्म्ड फोर्सेज में आप लोग जा रहे हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, वहां पर भी डायरेक्टर तक की पोस्ट है राजभाषा विभाग में। तो आप पहली बात तो ये बिल्कुल भी ना सोच के घबराए कि नहीं वहां पे तो पोस्ट ही नहीं है, वहां पे जेटीओ एसटीओ ही रह जाएंगे हम, बिल्कुल नहीं। वहां भी डायरेक्टर है, ज्वाइंट डायरेक्टर है, डिप्यूटी डायरेक्टर है, तो ऐसा नहीं है कि वहां प्रमोशन नहीं है। हाँ, ये अवश्य है कि प्रमोशन, क्योंकि ये जो पोस्ट है जरूर थोड़े कम है सीएसओएल की तुलना में, तो थोड़ा सा प्रमोशन आपका लेट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप स्टूडेंट हो जाएंगे और आप एसटीओ लाइफ टाइम रह जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसमें आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आप मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में गए हैं, चलो रेलवेज में तो आप एटीओ ही गए हैं, पर जो लोग भी
एसटीओ गए हैं एएफएचक्यू और आर्मी हेडक्वार्टर्स में, नेवी में और एयरफोर्स में और एएफएचक्यू में, तो इन लोगों को, आप लोगों के लिए भी प्रमोशन के एस्पेक्ट हैं, बिल्कुल थोड़ा स्लो हो सकता है, पर ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम आपको एज ए एसटीओ के रहना पड़ेगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों का पहला मौका है, जो फर्स्ट टाइम अभी ज्वाइन कर रहे हैं, उनके सामने अभी बहुत सारे मौके हैं। जैसे अगर अभी एक वैकेंसी निकली है सेंट्रल सिल्क बोर्ड में, सेंट्रल सिल्क बोर्ड में एक वैकेंसी निकली है असिस्टेंट डायरेक्टर की और ड्यूटी डायरेक्टर की। तो यहाँ पर एज ए एसटीओ यानी कि लेवल 7 में आपके एक्सपीरियंस मांगे जा रहे हैं 3 साल। संतोष जी मैं सही बोल रहा हूँ? 3 साल है कि 5 साल है? नहीं 3 साल है। एडी एसटीओ से एडी प्रमोशन के लिए मिनिमम सर्विस क्राइटेरिया 3 इयर्स है। नहीं, मैं सेंट्रल सिल्क बोर्ड की बात कर रहा हूँ। सेंट्रल सिल्क बोर्ड में अभी जो एडी का निकला हुआ है वैकेंसी, उसमें एज ए 3 साल की सर्विस चाहिए। हाँ, एज ए 3 साल ही चाहिए और 3 साल ही इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में वो टाइपिंग रहा है, जिसकी वजह से वो 5-10 साल लिखा गया है। ठीक है, तो अब आप सोचिए कि अगर आज से 3 साल के बाद इस तरह की कोई वैकेंसी डायरेक्ट असिस्टेंट डायरेक्टर की आती है, तो जो व्यक्ति जेटीओ है वो तो इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे ना, क्योंकि तो लेवल 6 में काम कर रहे हैं। आप चूंकि एसटीओ हैं और आपने 3 साल काम किया, तो आप एडी के लिए डायरेक्ट एलिजिबल हो सकते हैं। और इस तरह की बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती हैं, 100% आती हैं, हर डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट में आती हैं। तो कैरियर प्रोग्रेशन ऐसा थोड़े है कि आपको सिर्फ एसटीओ से एडी और एडी से डीडी, उसी को आप कैरियर प्रोग्रेशन कह रहे हैं। नहीं, ये भी तो आपका कैरियर प्रोग्रेशन है ना। तो आपके पास अब जेटीओ जो है वह 5 साल नौकरी करके कम से कम एसटीओ बनेंगे, अगर बहुत फास्ट बने तो। उसके बाद फिर 3 साल की नौकरी करके 8 साल में वो तब वो एडी का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होंगे। तब तक हो सकता है कि शायद उनकी उम्र निकल जाए, मतलब अगर एज का ऐसा कुछ बार रहा तो उस समय के हिसाब से। पर अब आज चूंकि आपने एज ए एसटीओ ज्वाइन किया है, तो आपके लिए तो एक डायरेक्ट एडी बनने के यहाँ पे सीधे सी चांस दिख रहे हैं। इस एंगल से आप एक बात समझिए कि आप लोग जो भी एसटीओ बने हैं, एक बहुत अच्छा मौका मिला है आपको ना। लोग पिछले 3-4 साल से वेट कर रहे थे, वैकेंसीज नहीं आ रही थी, इस बार वैकेंसीज आई तो छप्पड़ फाड़ के आई और आप सभी लोगों को मिला। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा सोचेंगे और किसी भी अफवाहों में जाने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों को भी एसटीओ की पोस्ट मिली है, दे शुड बी एक्सट्रीमली हैप्पी कि वे आज के डेट में उसी एग्जाम को दे करके, उसी एग्जाम को पास करके और अपने काउंटर पार्ट से सीधा आप लोग, यू आर 5 years ahead। ठीक है, इस बात को कहने में भी मुझे कोई संकोच नहीं है और आप लोग को एक्सेप्ट करने में भी कोई संकोच नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अभिषेक जी, जी सॉरी, साथ में इन लोगों को कैंटीन फैसिलिटी भी मिलेगा। अच्छा ओके चलिए बहुत बढ़िया। तो जो लोग अच्छा, ऐसा एक बहुत अच्छी सूचना बता रही है संतोष जी ने कि जो लोग डिफेंस में जेटीओ बन रहे हैं, उन लोगों को कैंटीन की फैसिलिटी भी मिलेगी। तो ये तो बहुत खुशी बात है। चलिए देखिए, पोस्टिंग जो है दिल्ली भी हो सकती है, सभी आर्म फोर्सेस में, एयरफोर्स भी, आर्मी, या फिर उनका जो रीजनल हेडक्वार्टर्स है, कमांड हेडक्वार्टर्स जिसको बोलते हैं, वहां पे भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। तो पोस्टिंग को लेकर के ज्यादा चिंतित ना हो आप लोग। अभी यंग एज है, आपको दुनिया घूमने का उम्र है, आप लोग इंडिया घूमिए, भारत भ्रमण कीजिए। अब जिंदगी भर घर में तो रहना ही नहीं। संतोष, मेरी आज बात भी हुई थी एएफएचक्यू में। एएफएचक्यू के ज्यादातर पोस्ट जो है ना, वो दिल्ली अंदर में ही है, ज्यादातर नहीं, सारे पोस्ट लगभग दिल्ली के अंदर में है। तो इस बार जितने एसटीओज हैं, मैक्सिमम एएफएचक्यू वालों का चांसेस है कि वो दिल्ली के अंदर में ही रहेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। चलिए, अब हम लास्ट, आज का जो लास्ट टॉपिक है हमारा, उसको हम डिस्कस करेंगे और फिर हम आपको इनवाइट करेंगे कि जो क्वेश्चन है आप कर सकें, क्योंकि आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं समझ पा रहा हूँ। तो अभी ये तो सारी बातें हो गई कि हमें किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। लगातार कल ग्रुप में भी लोग पूछ रहे थे, जब मैंने आरएपीसी से संबंधित एक मैसेज डाला कि आरएपीसी क्या है करके। तो अभी व्हाट नेक्स्ट, आगे हमारा जो लोग सिलेक्ट हो गए उनको बहुत बहुत बधाई हो। जो सिलेक्ट नहीं हुए उन लोगों को जो भी तरीके अभी बताया गया हमें उनको फॉलो करना है। उसके अलावा आगे अभी हमारे सामने यूपीएससी एएसआईसी जेटीओ का लक्ष्य हमारे सामने है,
बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि सर इसकी संभावित जो है वो क्या सिलेबस होने वाला है, एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है। तो मैं थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस डालना चाहूंगा, क्योंकि 100% श्योर तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक जो एक्सपेक्टेशन हमारी है, जो हम एक अंदाजा लगा पा रहे हैं कि जिस तरीके से एसएससी एग्जाम लेती है, 200 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तकरीबन इसी प्रकार से एमसीक्यूज यूपीएससी भी लेगी, परंतु यूपीएससी का पैटर्न है कि वह 1/3 यानी कि 0.33% नेगेटिव मार्क्स रखती है। यानी कि 3 क्वेश्चन यदि आप गलत करते हैं तो आपका 1 क्वेश्चन के बराबर का मार्क्स कट जाता है। वेयर एसएससी में 1/4 है, यूपीएससी में 0.33 है। तो हो सकता है कि यहाँ इस एग्जाम में भी आपकी नेगेटिव मार्किंग इसी तरीके से हो, तो आपके पास ज्यादा गलती करने के चांसेस कम रहेंगे। हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी लिटरेचर से क्वेश्चन हो सकते हैं क्योंकि यूपीएससी एग्जाम ले रही है। इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का रहेगा, कॉम्प्रिहेंशन आसान नहीं रहेगा, यूपीएससी का कॉम्प्रिहेंशन है। तो राजभाषा प्रोविजन से अवश्य क्वेश्चन रहेंगे, इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत आपको वर्क करना रहेगा। और वन वर्ड के मीनिंग हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, या फिर ट्रांसलेशन, वन लाइनर, वन सेंटेंस ट्रांसलेशन, इस तरह के पूछे जा सकते हैं। स्मॉल ट्रांसलेशन पैसेज भी आ सकते हैं, जो आपका 200 नंबर के एमसीक्यूज रहेंगे, उसमें आपसे मल्टीपल चॉइस में ही छोटे छोटे पैसेज के ट्रांसलेशन भी पूछ सकते हैं। जीके और करंट अफेयर्स की भी आने की संभावना है। ऐसा हो सकता है कि जैसे लोकसभा में या राज्यसभा का जो ट्रांसलेटर का पेपर होता है, जिसमें कि 2 पेपर होते हैं और दोनों सेम टाइम ले लिए जाते हैं। पहले आप ऑब्जेक्टिव पेपर लिया जाता है और उसके बाद आपसे सब्जेक्टिव पेपर ले लिया जाता है। जो लोग ऑब्जेक्टिव पेपर में मिनिमम कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं, उन्हीं लोगों के सब्जेक्टिव पेपर जांचे जाते हैं। तो इसकी भी पूरी संभावना है कि इसी पैटर्न में हो सकता है कि यह एग्जाम लिया जाए। तो इस केस में जो सब्जेक्टिव पेपर रहेंगे, उसमें आपका ट्रांसलेशन और एसे राइटिंग, ये दोनों मतलब कंटेंट हो सकता है आपके पेपर का। एसएससी जीएसटी 2023 आगे अगर हम वे अहेड बात करें, जो लोग उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसका पैटर्न आप सब जानते हैं, अगर वह बदलता नहीं है तो 200 प्लस एमसीक्यूज क्वेश्चन रहते हैं। ट्रांसलेशन का लेवल पहले जो है हम लोग इजी टू मॉडरेट कहते थे, पर इस साल, पिछले साल और इस साल के हिसाब से हम देखें तो अभी हमें अपने अनुवाद पे ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। यह मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल पे होता चला जा रहा है। सो इस केस में जो है आरएपीसी के साथ में जो भी लोग मतलब इस प्लेटफॉर्म के साथ जो भी लोग हैं, और बाकी जिन लोगों को भी आप रिकमेंड करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं हमने जो प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन किया उससे काफी फायदा हो रहा है, तो आप और भी जो तैयारी करें उन्हें आरएपीसी रिकमेंड कर सकते हैं। एक आरएपीसी कंप्लीट हॉलिस्टिक प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट करने का प्रयास किया है हम लोगों ने मिल करके, जिसको हमने राजभाषा एंड अनुवाद अधिकारी प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस क्लब ऐसा नाम दिया है। इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या कवर कर रहे हैं, कौन कौन से एग्जाम कवर कर रहे हैं। अब फिलहाल जो है हम लोग आपका यूपीएससी, ईएसआईसी, जेटीओ जो हमारा मेन फोकस है, एससी 2023 है, उसके अलावा डीआरडीओ के लिए, केवी केंद्रीय विद्यालय के, और बाकी जो आईपीएस, एसओ, राजभाषा का जो एग्जाम आने वाला है 2023 में, जो नोटिफिकेशन आएगी, नाबार्ड की नोटिफिकेशन आएगी और रिजर्व बैंक की नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है, राज्यसभा ट्रांसलेटर के नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है। तो इस तरीके के जो भी नोटिफिकेशंस आने वाले हैं इन फ्यूचर जो दिख रहे हैं, उनको, उनकी तैयारी, और अभी जो हमारे सामने है उनकी तैयारी, इन सब की तैयारी जो है हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ में हम लोग अनुवाद का डेली असाइनमेंट्स, जैसा हम लोग पहले लेते थे वैसा असाइनमेंट डेली चल ही रहा है, लगातार चल रहा है। जो भी बच्चे यहाँ पे इस सेशन में आईपीसी के सबको पता है, लाइव क्लासेस एवरी ट्यूसडे थर्सडे हम लोग कर रहे हैं। उसके अलावा सीबीटी लाइव मॉक टेस्ट हम लोग कर रहे हैं, हर संडे को जो है वह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का लाइव मॉक टेस्ट चल रहा है। और इसके अतिरिक्त जो है सेक्शनल मॉक टेस्ट 200 से ज्यादा फिलहाल हमारे पास सेक्शनल मॉक टेस्ट हैं, और बहुत डेली भी उसमें नए नए मॉक टेस्ट और भी ऐड होते जा रहे हैं। मतलब सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट हैं। उसके अलावा न कि सिर्फ एसएससी, जेएसटी या एसएससी प्राध्यापक के एग्जाम्स के लिए, बल्कि एसएससी के और भी एग्जाम जैसे सीजी हो गया, सीएचएसएल हो गया, या फिर एसएससी के और भी जो एग्जाम्स हैं, उन सभी के टेस्ट पेपर आपके लिए अनलॉक रहते हैं, ताकि आप बाकी टेस्ट पेपर भी अटेम्प्ट कर सकें, और बाकी एग्जाम्स के अंतर्गत जो बाकी क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनको हम लोग लाइव क्लासेस में कवर नहीं कर रहे हैं, उनको आप थ्रू टेस्ट और थ्रू वहां जो क्लेरिफिकेशन मिलती है उसके थ्रू आप उसको कवर कर सकें।
राजभाषा के जो भी ट्रांसलेटर पोस्ट के एग्जाम्स हैं उनका सारा टेस्ट सेट्स प्रिपरेशन, मॉक इंटरव्यू जिस एग्जाम में इंटरव्यू होने वाला है, जैसे यूपीएससी में इंटरव्यू की संभावना हो सकती है जैसा उन्हें दिया हुआ है, आईबीपीएस एसओ का इंटरव्यू होना है। हम लोग सैटरडे को ऑलरेडी जो आईबीपीएस एसओ के हमारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एग्जाम दिया उनके हमने सैटरडे को 5 बच्चों के लिए मॉक इंटरव्यू रखा हुआ है, जिसमें एक्सपीरियंस्ड लोग जो ऑलरेडी राजभाषा अधिकारी हैं वे लोग उनका मॉक इंटरव्यू लेंगे। तो इस तरीके से आगे जो भी आरएपीसी में हमारे साथ जो भी कैंडिडेट्स रहेंगे हम मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट करेंगे, ताकि जब वो इंटरव्यू में जाए तो उनको इंटरव्यू से पहले इंटरव्यू का कई बार अनुभव हो जाए। उसके बाद जब भी जरूरत पड़ेगा लाइव काउंसलिंग वो तो हम लगातार करते ही रहे हैं। और इस तरीके की बहुत सारी चीजें जो कि आपकी सफलता को सुनिश्चित करेंगी, यह सारी चीजें हम लोग आरएपीसी में कर रहे हैं, जिसमें कंट्रीब्यूशन हमने रखा हुआ है 12 महीने के लिए। कोई भी इसको अगर आरएपीसी के लिए आप 12 महीने के लिए आते हैं तो 3999 का कंट्रीब्यूशन है। अप्रोक्सीमेटली आप देख के चलें तो लगभग 350 रुपीज पर मंथ के हिसाब से है। अगर 6 मंथ्स के लिए करते हैं तो 2199 है, 3 मंथ के लिए करते हैं तो 1199 है। उसमें जो भी लोग हमारे साथ ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन लोगों के फोन भी आए थे मेरे पास में, तो एक वॉरियर्स करके डिस्काउंट कूपन है जो लर्निंग एप्लीकेशन के ऊपर जाकर के आप अप्लाई करेंगे तो अभी से 5 दिन तक यह कूपन ऑन रहेगा, तो उससे आपको एक ठीक ठाक डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आरएपीसी के बारे में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, सर आरएपीसी क्या है, कुछ बच्चे कह रहे थे सर कोई एग्जाम है क्या आरएपीसी, तो मैं सोचा कि उसको भी आज क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई आज जो हमें आपको बतानी थी। अब मैं आप सभी को